Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts, one soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सक्रियता को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ युवा लड़कियां जेफरी एप्स्टीन के कुख्यात द्वीप के एक रहस्यमय मंदिर के अंदर दिखाई गई हैं। ये वही अरबपति है जो 2019 में जेल में मारा गया था। ये वीडियो एक बार फिर से लोगों में दिलचस्पी और गुस्सा पैदा कर रहा है कि एप्स्टीन के द्वीप लिटिल सेंट जेम्स के रहस्यों और अपराधों के बारे में अब तक सच्चाई क्यों नहीं सामने आई है। चलिए मैं आपको उस वायरल वीडियो के बारे में बताता हूं जो जेफरी एप्स्टीन के द्वीप पर बची हुई लड़कियों के बारे में है। यह वीडियो 4 जनवरी 2024 को इंटरनेट पर मशहूर हुई। एक्स ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट की गई जिसमें यह दिखाया गया कि कुछ युवा लड़कियां एप्स्टीन के द्वीप पर खेल रही हैं। पोस्ट का कैप्शन जो स्पेनिश में था ने और भी अधिक सवालों को जन्म दिया। इसमें लिखा था, एक आम पब्लिक के लिए रिलीज हुई वीडियो 100 में से जो ये बहुत छोटी लड़कियां एप्स्टीन के द्वीप के अंदर दिखाती हैं। क्या हो रहा है? क्या वे किसी चीज के लिए तैयार हो रही हैं? आप क्या देखते हैं? इस वायरल वीडियो से पहले की चर्चाओं को समझने के लिए हमें जेफरी एप्स्टीन के अंधेरे इतिहास को याद करना होगा। एप्स्टीन, जो एक अमीर वित्तीय और सजा प्राप्त यौन अपराधी था, एक बहुत बड़े घोटाले के केंद्र में था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसने युवा लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करने के आरोप में 2019 में गिरफ्तार होने के बाद जेल में अपनी जान ले ली थी। उसके मरने से पहले वह अपने अपराध का न्याय नहीं पा सका था। Next to the new questions around the investigation into the death of Jeffrey Epstein, the accused sex trafficker stunning the world. While I am angry that Mr. Epstein's death means he will never personally answer to me in the court of law, my resolve to pursue justice is only strengthened. एप्स्टीन के मरने के बाद भी कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और कई साजिश सिद्धांत भी उभर चुके हैं। उसका संबंध ताकतवर व्यक्तियों के साथ था और उस पर आरोप था कि वह एक बड़े यौन शोषण के नेटवर्क में शामिल था जिसने समाज को हिला दिया था। 2024 की शुरुआत में एक जज ने एप्स्टीन की साथी और अपराधी घिस्लिन मैक्सवेल के खिलाफ दायर मुकदमे के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। ये दस्तावेज जो एप्स्टीन की गतिविधियों की गहराइयों को सामने लाए ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। अफवाहों और अटकलों ने सोशल मीडिया को अपनी चपेट में ले लिया और यह वायरल वीडियो इस पहले से जलती हुई आग में और तेल डाल गया। हालांकि इस दावे का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह वायरल वीडियो वास्तव में एप्स्टीन के द्वीप पर लड़कियों को दिखाती है। लोगों ने फिर से तकनीक का सहारा लिया, गूगल्स रिवर्स इमेज सर्च के जरिए सच्चाई तलाशने के लिए। हैरानी की बात यह थी कि इस वीडियो को पहले भी 2019 और 2020 में कई बार शेयर किया गया था, बहुत पहले कि यह 2024 में वायरल हुई। एक रेडिट पोस्ट ने यहां तक कि इस वीडियो को अभिनेता टॉम हैंक्स के साथ जोड़ दिया, जिसमें कहा गया कि उसका आरोप अवैध गतिविधियों में शामिल होने का था। मगर ये दावे बिना किसी सबूत के थे और यह ज्यादातर बिना आधार वाली साजिश सिद्धांतों का हिस्सा लगे। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह दावा किया कि यह वीडियो एप्स्टीन के द्वीप पर नहीं बल्कि तुर्की के एक 5 स्टार होटल टाइटैनिक मॉडर्न पैलेस में फिल्माई गई थी, जो अपने वाटर पार्क्स के लिए मशहूर है। एक अन्य यूजर ने यह भी कहा कि यह वीडियो अंजना होटल तुर्की में फिल्माई गई थी, जो अब स्थायी रूप से बंद है और उसके मालिक का संबंध अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से था। ये वीडियो क्यूएनॉन और पिज़्ज़ागेट साजिश सिद्धांतों के साथ और दिवंगत अभिनेता और साजिश सिद्धांतकार आइजैक कैपी के साथ भी जोड़ा गया, जिसने भ्रम को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि कैपी ने अपनी मौत से पहले यह वीडियो पोस्ट की थी। आइजैक कैपी हॉलीवुड में अपनी सहायक भूमिकाओं के लिए मशहूर था, जैसे कि थॉर और टर्मिनेटर सैल्वेशन जैसी फिल्मों में। मगर 2018 में उसने एक नाटकीय मोड़ लिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। Steven Spielberg is a Yep. See how easy that was, Corey? I didn't need $10 million. Oh, I'm not going to talk about Tom Hanks either, who is also a Tom Hanks, folks, is इन सभी विवरणों ने इस वायरल वीडियो के विवाद को और भी गहरा बना दिया, मगर अब तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल सका। Is Oprah a well, let's see. Hanks, Weinstein, I mean, the company she keeps, as rich as she is, I don't care. I've already been blacklisted. They can't double blacklist me. They can try to kill me. You know, good luck with that. इस पेरिस्कोप वीडियो में जो उसकी मौत से कुछ दिन पहले पोस्ट हुई थी, कैपी ने कुछ लोगों के नाम लिए और यह दावा किया कि इंडस्ट्री के अंदर एक बड़े पैमाने पर चलने वाला पेडोफिलिया नेटवर्क मौजूद है। कैपी का करियर ऊंचा जा रहा था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसने हॉलीवुड के अंधेरे राज खोलना शुरू किया। उसका कहना था कि इंडस्ट्री में बहुत सारी करप्शन, ब्लैकमेलिंग और पेडोफिलिया है,
और जो लोग सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं वो इसमें शामिल हैं। कैप्री के इल्जाम बहुत शॉकिंग थे। उसका ये मानना था कि ये सेलिब्रिटीज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने और कंट्रोल में रखने के लिए, और ये सब कुछ ब्लैकमेल के जरिए होता है ताकि लोग इनका हुक्म माने। ये सोचना मुश्किल था कि हॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे इतना अंधेरा सच छिपा हो सकता है। एक कोशिश में कि इस वीडियो में जो जगह दिखाई गई है उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम किया जा सके, इसे उन वीडियोस और फोटोग्राफ्स से कंपेयर किया गया जो तुर्की के मशहूर लैंड ऑफ लेजेंड्स किंगडम होटल के स्पा में लिए गए थे। जबकि कुछ समानताएं थीं उस कमरे और लैंड ऑफ लेजेंड्स किंगडम होटल के स्पा में, लेकिन अब तक कोई इस जगह को इंडिपेंडेंट तरीके से कंफर्म नहीं कर पाया। यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे तुर्किश बाथ्स और भी होटल्स में हो सकते हैं। ये वीडियो वायरल होने से पहले इंटरनेट तब गर्मा गया जब टिकटॉकर और अर्बन एक्सप्लोरर एंडी ब्राको ने अगस्त 2020 में जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स को एक्सप्लोर करने का डेंजरस मिशन शुरू किया। ये आइलैंड किसी ने भी पब्लिक में नहीं देखा था और एप्स्टीन की मौत के बाद से लॉकडाउन में था। ये 70 एकड़ का आइलैंड जो कि यूएस वर्जिन आइलैंड्स में है 1998 में एप्स्टीन ने खरीदा और ये इल्जाम लगा कि यहाँ माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी। ब्राको ने अपनी पहली क्लिप कुछ साल पहले पोस्ट की थी, लेकिन उसका अकाउंट मिस्ट्रियसली ऐप से हटा दिया गया था। हाँ, अभी हाल ही में उसने अपनी एक्सप्लोरेशन की एक क्लिप फिर से पोस्ट की जो सिर्फ 2 दिनों में 2 लाख व्यूज से ज्यादा गेन कर गई। Going to an island. This is some deep Like shit. when you first told me about it, I felt super sick and nauseous, and then I kind of forgot about it until tonight and how serious this actually is. And here we are. It's a bad idea. I'm done. I'm done. I can't do this. आइलैंड पे जाना बहुत ज्यादा डेंजरस काम था और एंडी ने हर एक डिटेल को ध्यान में रखते हुए अपना सफर प्लान किया। उसने देखा कि लिटिल सेंट जेम्स पे अब भी हाई सिक्योरिटी थी और सिर्फ प्राइवेट प्लेन्स और बोट्स के जरिए वहां पहुंचा जा सकता था। लेकिन एंडी ने अपनी हर छोटी से छोटी डिटेल को देखकर अपनी प्लानिंग की ताकि वो सक्सेसफुली और चुप करके वहां पहुंच सके। ब्राको का सफर JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से यूएस वर्जिन आइलैंड्स तक एक फ्लाइट के जरिए शुरू हुआ, लेकिन उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने आइलैंड पे कैसे पहुंचा। अपने पहले दिन एंडी और उसकी टीम एक डिस्क्रीट लोकेशन पे पहुंचे जो आइलैंड के पास थी। उन्होंने सराउंडिंग्स का गौर से ऑब्जर्वेशन किया और अपनी हर हरकत को सस्पिशियस नजर में आने से बचाया। मेन डॉक और मेन हाउस ऑफ लिमिट्स थे क्योंकि वहां सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए थे। एंडी ने आइलैंड पे एक लेस गार्डेड एरिया से पहुंचने का प्लान बनाया। एंडी ने देखा कि आइलैंड के कुछ हिस्से में अब भी इलेक्ट्रिसिटी थी, स्विमिंग पूल साफ था और पाम ट्रीज अच्छी हालत में थे। टेनिस कोर्ट को रिसेंटली डेमोलिश किया गया था। एंडी का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट टेंपल था, जिसके बारे में रूमर्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज थी कि वहां सीक्रेट टनल्स हैं। एंडी और उसकी टीम ने अपनी बोट को टेंपल के पास के एक सीक्लूडेड स्पॉट पे ले जाया और वहां से उतरकर टेंपल की तरफ चल पड़े। उन्होंने तेजी और खामोशी से मूव किया। उनकी सेंसेस हाइटेंड थी एड्रेनालाइन की वजह से। रात उनकी मददगार थी जो उनको कवर देती थी जब वो टेंपल के करीब पहुंचे। एंडी के दिल में एक्साइटमेंट और खौफ का मिलन हो रहा था जब वो टेंपल के पास पहुंचा। ये बिल्डिंग जो कि पहले गोल्डन डोम वाली थी, उसके नीचे हिडन टनल्स के बारे में रूमर्स थे। NBC से ऑब्टेन्ड परमिट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बिल्डिंग एक म्यूजिक पवेलियन के लिए बनाई गई थी। एंडी और उसकी टीम ने टेंपल के एरिया को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि एक स्टेयरकेस नीचे जाता है जो हिडन टनल्स के होने का इंडिकेशन था, लेकिन एंडी का कहना है कि उसने अपने विजिट के दौरान कोई टनल्स नहीं देखे। हालांकि उसने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अगर वह मंदिर में बिना ताले के दाखिल होता तो वह कभी भी यह बात खुद से नहीं मानता कि उसने कैसे प्रवेश किया। इससे उसे शायद सुरंगों तक पहुंचने का मौका मिल जाता। उसने यह भी बताया कि अपनी 2 यात्राओं के दौरान उसने मंदिर के बाहर से झांक कर देखा और एक सीढ़ियां नीचे जाती हुई देखी। उसकी पहली यात्रा जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर उसकी पक्की अज़्म और बराबर योजना का सबूत थी। उसने चुपके से आइलैंड की खोजबीन की और ऐसे फुटेज कैप्चर किए जो बाद में दुनिया को हिलाकर रख देंगे। इस आइलैंड का एक सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि वहां के लोगों का उनकी मौजूदगी पर क्या प्रतिक्रिया थी। एंडी ने उम्मीद की थी कि वहां के लोग दुश्मनी या नफरत का इजहार करेंगे क्योंकि यह आइलैंड एप्स्टीन के मुमकिन जुर्म से संबंधित था, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वहां के लोग ज्यादातर देखने के लिए और उत्सुक थे। एंडी ने कुछ लोगों से बातचीत की जो आइलैंड के निवासियों की हकीकत जानना चाहते थे। उसने यह सीखा कि वहां के लोग एप्स्टीन के अतीत पर मिले जुले जज्बात रखते हैं, जबकि वे मानते हैं कि यह आइलैंड एक ऐतिहासिक तौर पर काले इतिहास का हिस्सा है। वे इसे एक रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र भी समझते हैं। यह ऐसा लगता था जैसे वे भी लिटिल सेंट जेम्स के रहस्यों की तरफ खींचे चले आ रहे थे। एक वीडियो में कुछ दर्शकों ने सुरंगों की तस्वीर देखी, लेकिन ब्राको ने स्पष्ट किया कि यह तस्वीर आइलैंड से संबंधित नहीं है। लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर उसने मंदिर में दाखिल होना चाहा होता तो उसे सुरंगों तक रास्ता मिल जाता। ब्राको ने आखिर में यह मशवरा दिया कि आइलैंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसने कुछ लोगों से संदेश प्राप्त किए हैं जो नकल करने वाले एक्सप्लोरर्स थे और उन्हें कोस्ट गार्ड्स
हथियारबंद निजी सुरक्षा या एक स्वचालित पीए सिस्टम के जरिए रोका गया। उसने यह भी कहा कि शायद सुरक्षा को उसकी एक्सपेडिशन के बाद अगस्त 2020 के बाद और सख्त कर दिया गया है। Oh, dude, I don't like that at all. Get the f out. Let's get the f out. लिटिल सेंट जेम्स का खौफ। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जो कि 75 एकड़ का एक अहम हिस्सा है यूएस वर्जिन आइलैंड्स का, सिर्फ अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक शानदार जन्नत नहीं थी, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग का केंद्र भी था जो जवान और नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाता था। एप्स्टीन ने 1998 में यह आइलैंड हासिल किया और जल्दी ही यह उसके अकल्पनीय जुर्म का एक खास केंद्र बन गया। एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स के हासिल करने ने शक पैदा किया जब उसकी मशकूक हरकतें मशहूर हो गईं। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड एक छोटी सी खूबसूरत जजीरा है जो कि कोरल रीफ्स से घिरा हुआ है और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के चमकदार नीले पानी से घिरा हुआ है। इसकी दिलकश हसीनत इसके अंदर छुपे हुए वहशतनाक हकीकत को छुपाती है जो इसके किनारे से जाहिर होती है। यह अनोखा आइलैंड, जो कि सेंट थॉमस के दक्षिण पूर्वी कोने पर है, कैरेबियन आर्किपेलागो के 3 अहम जजीरों में से एक है और इसमें सुरक्षा के लिए छुपे हुए कोने, दरख्तों के झोंके और शानदार रिज हैं। इसके दरार भरे क्लिफ्स इस दिलकश मंजर को और भी रहस्यमय बनाते हैं। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड सिर्फ एक ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं था, बल्कि जेफरी एप्स्टीन ने इसे एक शानदार रिट्रीट में तब्दील कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यह एक विस्तृत नेटवर्क ऑफ टेरेसेस, कॉटेजेस, बीच हाउसेस, स्विमिंग पूल्स, डॉक्स, यूटिलिटी बिल्डिंग्स और यहां तक कि एक हेलीपैड पर भी मुश्तमिल है। पाम लाइन रोड्स इन स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, जहां गोल्फ बग्गीज मेहमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आइलैंड पर सबसे दिलचस्प स्ट्रक्चर एक छोटा सा नीले और सफेद धारीदार बिल्डिंग थी, जिसे अक्सर मंदिर के तौर पर रेफर किया जाता है, और इसके इर्द गिर्द एक टेरेस था जिसमें लाल लेबिरिंथ मोटिफ बना हुआ था। इस रहस्यमय स्ट्रक्चर ने कई थ्योरीज और स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। आइलैंड के केंद्र में एक बड़ा सा सनडायल है, इतना बड़ा कि लोग इसके इर्द गिर्द चल सकते हैं। 2 लंबी अमेरिकन फ्लैग्स आइलैंड के मुख्तलिफ कोनों पर इस स्थान को एक शानदार इजहार करते हैं। इसकी हसीनत के पीछे एक वहशतनाक दुनिया छुपी हुई है, जहां इल्जाम और जुर्म की दास्तानें अब इस एक्सक्लूसिव रिट्रीट पर अपना निशान छोड़ गई हैं। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड एक वर्ल्ड वाइड ग्रूमिंग स्कीम का केंद्र बन गया था, जहां जवान और नाबालिग लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ट्रैफिक किया जाता था। The modeling industry was a clear, easy target for Jeffrey Epstein. सेंट थॉमस के लोकल्स एप्स्टीन की हरकतों पर डार्क विस्पर्स करते थे और उसके प्राइवेट जेट्स को लोलीटा एक्सप्रेस के नाम से पुकारते थे, और लोकल एयर स्ट्रिप पर काम करने वाले अफराद ने सबसे ज्यादा परेशान कून मंजर देखे। 2 अफराद जो लोकल एयर स्ट्रिप पर काम करते थे बहादुरी से आगे आए और वैनिटी फेयर के साथ अपने अकाउंट्स शेयर किए। उन्होंने कई बार देखा, जब उन्होंने एप्स्टीन को बोर्डिंग करते देखा, नौजवानों के साथ उसका निजी विमान उम्र से कम दिखाई देने वाली लड़कियां, सहमति से ये लड़कियां साथ आएंगी। एप्स्टीन अपने 2 गल्फ स्ट्रीम में से एक पर जेट, जो कम से कम एक हवाई जहाज थे, जनवरी 2018 के बीच हर 3 दिनों में और जून 2019 Almost every trip that I did go on, there were young girls around. पहले प्रकाशित उड़ान रिकॉर्ड एप्स्टीन की लगातार यात्राओं की पुष्टि करें और उनके युवा साथी जेट्स करेंगे। कभी कभी दुनिया भर में रुकें, पेरिस से एक समय में केवल कुछ घंटे, लंदन स्लोवाकिया से मैक्सिको और मोरक्को तक, न्यूयॉर्क सिटी एप्स्टीन का निजी विमान अपने काले कारनामों के लिए एक पात्र बन गया। हवाई पट्टी पर कर्मचारी थे, उन्होंने जो देखा उससे वे बहुत परेशान थे। वे समझ नहीं पाए कि कैसे एप्स्टीन ने सजा याफ्ता यौन अपराधी को अभी भी अनुमति थी बच्चों के आसपास रहने के लिए, फिर भी वे बने रहे, मौन ये मानते हुए कि कानून प्रवर्तन था स्थिति का ध्यान रखना। अफसोस की बात है कि उन्हें नहीं पता था कि किसे मुड़ना है को, या अगर किसी को भी परवाह होगी, हवाई पट्टी पर कर्मचारियों के साथ मुकाबला किया, गहरे हास्य के माध्यम से वास्तविकता को परेशान करना। हर बार एप्स्टीन का विमान उतरा या ले लिया, वे के बारे में मजाक होगा, जहाज में बच्चों की संख्या, लेकिन नीचे इन चुटकुलों की सतह पर एक था कर्मचारी के प्रति घृणा की गहरी भावना। इसे एक सीरियल किलर को देखने के रूप में वर्णित किया। दिन के उजाले में इसे चेहरे का चेहरा कहते हैं। यह बुरा था, जैसे कि एप्स्टीन फ्लॉन्ट कर रहा था। उसके कार्यों में कोई पश्चाताप या भय नहीं है। परेशान करने वाले परिणामों में वृद्ध लड़कियों की इन मुलाकातों की प्रकृति कभी कभी खरीदारी के थैले ले जाते थे। गुच्ची और डायर जैसे डिजाइनर ब्रांड उनके युवाओं के बीच स्पष्ट अंतर उम्र और उनके आसपास की विलासिता थी। कम से कम कहने के लिए परेशान भी अलेक्जेंडर, जिन्होंने निकटता से काम किया। एप्स्टीन को उस पर संदेह होने लगा। गतिविधियां कैथी अलेक्जेंडर ने देखा कि द्वीप पर लड़कियों की तरह वे लग रहा था। अंडरवियर कैटलॉग से बाहर निकला था, अक्सर कम से कम कपड़े पहनना या तालाब के पास आराम करना। पूरी तरह से नग्न अपनी उम्र को लेकर चिंतित कैथी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य है कि क्या उनके माताओं को पता था कि वे कहां हैं और क्या उन्हें मीलों के अधीन किया जा रहा था। सिकंदर के पास भी अपना हिस्सा था।
एप्स्टीन के साथ परेशान करने वाली मुलाकातें, बताया कि उनसे पूछा गया था कि बिना नाव के महिला मेहमानों की तस्करी उनके नाम और पासपोर्ट नंबर दर्ज करें। सेंट थॉमस की सरकार के साथ यह अनुरोध मीलों के लिए एक रेखा पार और वह द्वारा महसूस की गई बेचैनी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर और अन्य कर्मचारी बढ़ना जारी रखा जब तक वे नहीं कर सके भयावहता के लंबे समय तक गवाह रहे। 2007 में द्वीप पर प्रकट करते हुए वे छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। वर्जिन द्वीप समूह द्वारा किए गए दावे, महान्यायवादी के कार्यालय ने एक की सीमा पर परेशान प्रकाश दुर्व्यवहार जो छोटे सेंट जेम्स पर हुआ, आइलैंड एंड द सिनिस्टर वेब ऑफ क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन द्वारा आयोजित गतिविधि, उनके बयान के अनुसार एप्स्टीन 2001 और 2001 के बीच संचालित उद्यम, 2019 कम उम्र की लड़कियों का परिवहन और वर्जिन द्वीप समूह में युवा महिलाएं, जेफरी एप्स्टीन के लिए काम करने वाले नियोक्ता, कुख्यात अरबपति यौन शोषक, कमजोर युवा महिलाओं को लक्षित किया गया, आसानी से हेरफेर किया और इनका शोषण किया, पीड़ितों को वादे के साथ लुभाया गया, धन और शक्ति केवल खुद को खोजने के लिए धोखे के जाल में फंसा हुआ और दुर्व्यवहार वह चला जाता है। She goes, oh, you know what? I know this guy. There's an opportunity, actually. If you want to become a real massage therapist, we can get you trained. You can come for the interview tonight. And if he likes you, then you'll be a real masseuse. And you'll get to see the world. And you'll get paid $200 per massage. Cool. दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने उड़ान भरी थी सेंट थॉमस एकमात्र हवाई अड्डा सीरल ई किंग हवाई अड्डा क्षेत्र। एप्स्टीन के इल्जाम के बारे में, एप्स्टीन की ट्रायल ने द्वीप पर होने वाले अपराधों की पूरी तस्वीर को सामने ला दिया। चौंकाने वाला सच यह है कि छोटा सेंट जेम्स द्वीप बस एक भाग था एक बहुत बड़े पहेली का। एप्स्टीन के अपराध विश्व भर में फैले हुए थे, जहां एक वैश्विक नेटवर्क ने निजी उड़ानों के माध्यम से सेक्स ट्रैफिकिंग के पीड़ितों को विभिन्न स्थानों पर ले जाया। लंदन, पेरिस, तांगिया, ग्रेनेडा, सेंट लुइस, पाम बीच, एटलांटिक सिटी और अन्य स्थानों पर जहां उन्हें बेहद शर्मनाक अपराध का सामना करना पड़ा। एप्स्टीन द्वीप की स्थिति की जांच के लिए अधिकारियों ने काफी प्रयास किए, लेकिन छोटे सेंट जेम्स के रहस्यों को समझना मुश्किल हो गया। जेफरी एप्स्टीन, जो एक पंजीकृत सेक्स अपराधी था, हर साल फिर से पंजीकृत होना अनिवार्य था और अधिकारियों ने 2018 में द्वीप पर जाकर उसकी पता सत्यापित करने की कोशिश की, लेकिन जो उन्होंने देखा वह एक रहस्य और विरोध का सिलसिला था। एप्स्टीन ने अधिकारी को डॉक पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि यह उसका मुख्य दरवाजा है। इसके बजाय उसने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने कार्यालय में सेंट थॉमस द्वीप पर मिलना होगा। यह अजीब मांग तुरंत संदेह को जन्म दिया और एप्स्टीन के निजी स्वर्ग के आसपास के रहस्यों को और गहरा कर दिया। इसके अलावा एप्स्टीन ने अपने कर्मचारियों से गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जो कानून प्रवर्तन से बात करने से रोकते थे। ये समझौते न केवल संभावित गवाहों को चुप कर देते थे, बल्कि उन्हें एप्स्टीन को किसी भी जांच की रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता होती थी। इस नियंत्रण और हेरफेर के स्तर ने अधिकारियों के लिए सबूत इकट्ठा करना और विस्तृत जांच करना बहुत मुश्किल बना दिया। अटॉर्नी जनरल की शिकायत कानून प्रवर्तन के सामने उन चुनौतियों को रखती है जिनका सामना एक सेक्स अपराधी से करना पड़ता है, जिसके पास निजी द्वीप, निजी विमान और हेलीकॉप्टर होते हैं, जो पीड़ितों को ऐसे स्थलों पर ले जाते हैं जहां निगरानी से बचा जा सकता है। ये एप्स्टीन एंटरप्राइज को रडार के नीचे संचालन करने का अवसर देता था और खुलासा होने के मौके को सीमित करता था। इसके अलावा छोटा सेंट जेम्स और इसके पड़ोसी द्वीप ग्रेट सेंट जेम्स संरक्षित क्षेत्र थे, जो उनके कोरल रीफ और वन्य जीवों के कारण थे। स्थानीय योजना अधिकारियों को हमेशा संदेह था कि एप्स्टीन ने अपनी निर्माण परमिट को पार किया था और अटॉर्नी जनरल की शिकायत पुष्टि करती है कि उसे पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर हजारों डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा। लेकिन एप्स्टीन के पास इतनी संपत्ति थी कि ये जुर्माने उसके लिए सिर्फ एक बूंद थे। शिकायत में कहा गया है कि एप्स्टीन का ग्रेट सेंट जेम्स को खरीदना एक धुएं का पर्दा था, ताकि छोटे सेंट जेम्स पर चल रही अवैध गतिविधियों को छिपाया जा सके। एप्स्टीन एंटरप्राइज ने इस द्वीप को $20 मिलियन से अधिक की राशि में खरीदा, ताकि यह किसी और उपयोग के लिए न हो और आगंतुकों को उनकी गतिविधियां न दिखें। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद उनकी विशाल संपत्तियों, जिसमें कुख्यात एप्स्टीन द्वीप शामिल थे, पर एक तेज कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह की सरकार इन संपत्तियों पर नियंत्रण चाह रही थी, ताकि ये एप्स्टीन के यौन हमले के अपराधों के पीड़ितों के लिए उपयोग की जा सकें। लेकिन अरबपति के कार्यकारी अधिकारियों ने सरकार की मांग के खिलाफ लड़ाई की और कहा कि ये संपत्तियां एक राहत कोष के लिए उपयोग की जाएं, और सरकार से कहा कि द्वीपों को फ्रीज से बाहर निकालने दिया जाए ताकि इन्हें बेचा जा सके। इसके जवाब में सरकार ने कार्यकारी अधिकारियों पर खराब प्रबंधन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि फंड्स वकीलों, लैंडस्केपिंग और हेलीकॉप्टर की फीस पर खर्च किए जा रहे थे, जबकि ये फंड्स उन बहादुर महिलाओं को देने चाहिए थे जो मुआवजा कोष में आई थीं।
ये कानूनी लड़ाई लगभग 2 साल तक चलती रही और एप्स्टीन द्वीपों का भविष्य अस्पष्ट रहा। लेकिन नवंबर 2022 में अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह और एप्स्टीन एस्टेट के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एस्टेट ने सरकार को $15 मिलियन और द्वीपों की इवेंचुअल बिक्री से आधे प्रोसीड्स देने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अलावा एस्टेट ने $4,50,000 पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए भी दिए, जो एप्स्टीन के ग्रेट सेंट जेम्स द्वीप से शताब्दियों पुरानी ऐतिहासिक संरचनाओं के हटाने के बाद हुआ था। कानूनी अड़चनों के हटने के बाद एप्स्टीन द्वीपों को बेचने के लिए रखा गया। इससे विभिन्न निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई, जिनमें एक थे स्टीवन डेकॉफ, एक महत्वाकांक्षी निवेशक जो इन द्वीपों को नए योजनाओं के साथ देख रहे थे। 3 मई 2023 को घोषणा की गई कि डेकॉफ दोनों लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट सेंट जेम्स को $60 मिलियन में खरीद रहे हैं, जो $125 मिलियन की मौलिक मांग की कीमत से काफी कम है। यह कम कीमत द्वीपों की खराब प्रतिष्ठा और विवादास्पद इतिहास को दर्शाती है। डेकॉफ का एप्स्टीन द्वीपों के लिए विजन बहुत ही भव्य है। उनकी योजना है कि इन द्वीपों को एक लग्जरियस 25 कमरे के रिसोर्ट में बदल दिया जाए, जो कि एलीट और अमीर लोगों के लिए हो। इस परियोजना की समाप्ति की तिथि 2025 के अंत तक रखी गई है। डेकॉफ का उद्देश्य है कि इन द्वीपों को एक ऐश्वर्य का केंद्र बनाया जाए, जो उनके अंधेरे अतीत से परे हो। डेकॉफ की योजनाओं की घोषणा ने जिज्ञासा और विवाद को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे द्वीपों के पुनरुद्धार और पुनः उपयोग का अवसर मानते हैं, जबकि अन्य यह नैतिक रूप से प्रश्न उठाते हैं कि एक ऐसे परेशान करने वाले इतिहास वाले स्थान से लाभ उठाना सही है या नहीं। जैसे जैसे बिक्री आगे बढ़ेगी और डेकॉफ का विजन आकार लेगा, एप्स्टीन द्वीपों का भविष्य संतुलन पर होगा। क्या यह लग्जरी और मुक्ति का प्रतीक बनेगा, या इसका अंधेरा अतीत इसके भविष्य पर छाया बनाए रखेगा? यह समय ही बताएगा। और यह था इस वीडियो का सारांश। अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कार्ड्स में से किसी पर क्लिक करें।